हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट। जैसे कि आप थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं द लेजेंड, भारत माँ के वीर सपूत और उत्तराखंड के लाल सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बारे में बात करने वाले हैं। दुर्भाग्यवश ये अभी हमारे बीच में नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ये शहीद हो गए थे, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। और इन पे वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि इनका कल यानी कि इनका 16 मार्च को जन्मदिन था। 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था। तो 16 मार्च 1958 को इनका जन्म हुआ था, क्योंकि समय के साथ हम अपने राज्य के या देश के महान लोगों को भुला देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि ये आपके दिलों में हमेशा जिंदा रहे। आज हम इस वीडियो पे सीडीएस बिपिन रावत के बारे में कुछ बातें चीज़ें जानेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत की, जो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। तो ये इनकी फ़ोटोज़ है। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ था, सौंजी गांव पौड़ी गढ़वाल में। तो इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। और इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह रावत, जो इनके पिता थे उनका नाम लक्ष्मण सिंह रावत, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे 5/11 गोरखा रेजिमेंट। तो इनके पिता भी, इनकी पूरी जनरेशन आर्मी को सर्व कर चुकी है। तो इनके पिता भी लेफ्टिनेंट जनरल के पद से ये रिटायर हुए थे, जो 5/11 गोरखा रेजिमेंट में थे। साथ ही इनकी पत्नी का नाम है मधुलिका रावत। जैसे कि आप ये इन पिक में आप देख सकते हैं कि ये मधुलिका रावत है, ये सीडीएस बिपिन रावत जी हैं, और ये उनके साथ उनकी पत्नी है। तो इनकी पत्नी का नाम है मधुलिका रावत। इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। और ये थल सेना अध्यक्ष बने थे 1 जनवरी, ये थल सेना अध्यक्ष बने 1 जनवरी 2017 को। और ये हमारे देश के 27वें थल सेना अध्यक्ष थे। तो ये इतने, और ये 2 वरिष्ठ अधिकारियों को पीछे छोड़ के बन गए। ये इतने ज़्यादा शार्प दिमाग के थे, इतने ज़्यादा रणनीतिक जानकार थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें सेनाध्यक्ष बनाया, जबकि इनसे आगे 2 वरिष्ठ अधिकारी थे जिनको ये सेनाध्यक्ष बनना था। ये जूनियर होने के बाद भी इनको सेनाध्यक्ष बनाया गया, इनकी काबिलियत के बेस पे। ये इससे आपको लगेगा कि इनसे आपको आप ये देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा शार्प माइंड के व्यक्ति थे। उसके बाद रिटायर होने के बाद, जनरल के पद से रिटायर होने के बाद, इन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस बनाया गया। कब? 1 जनवरी 2020 को। तो देश के पहले सीडीएस भी बिपिन रावत को बनाया गया। इनके जो काम को देखते हुए, इनके जो आर्मी को इतने टाइम से इन्होंने सर्व किया है, तो उसकी बदौलत इनको देश का पहला सीडीएस बनाया गया। तो आपको यहाँ से एक जो टर्म बार बार दिख रहा है सीडीएस, तो सीडीएस होता क्या है, ये इनका काम क्या होता है? देखो, सीडीएस एक पद, जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों में सबसे ऊंचा एक सर्वोच्च सैन्य पद है। यानी कि इन तीनों के ऊपर एक ऐसा पद बनाया गया है जिससे ये तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेशन, इन तीनों सेनाओं का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सके। ये सीडीएस जो पद है, इसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि ये क्यों बनाया गया। क्योंकि बात 1999 की है, जब भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल वॉर चल रहा था। तो कारगिल वॉर भारत तो जीत तो गया था, लेकिन भारत की बहुत ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। तो उस चीज़ को देखने के लिए कि एक कमेटी बनाएगी कि इतने ज़्यादा शहीद कैसे हो गए। तो तब एक चीज़ का कॉन्सेप्ट आया कि अगर भारत के पास एक ऐसा पद होता जिससे तीनों सेनाओं अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाती, क्योंकि जहाँ पे आर्मी को एयरफोर्स की ज़रूरत थी, वहाँ पे एयरफोर्स नहीं पहुँच पा रही थी टाइम से, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, यानी कि समन्वय की जो यहाँ पे कमी थी। तो उसी को लेके एक चीफ ऑफ डिफेंस आर्मी स्टाफ बनाया गया, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेशन के साथ ले सके, और युद्ध के समय तीनों जो हमारी सेनाएं हैं
वो एक साथ मिलके काम कर सके। तो सीडीएस का काम वही है कि तीनों सेनाओं को एक साथ कोऑर्डिनेट किया जा सके। तो आई होप आपको ये सीडीएस के बारे में पता चल गया होगा। आगे देखते हैं सीडीएस विपिन रावत को कौन कौन से पुरस्कार मिले। देखो इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लाया हूँ, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा इनको मेडल मिले हैं। पहला मेडल मिला था परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, और 2022 में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि 2022 में मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण मिला, जो भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद। तो इनको इतने ज़्यादा पुरस्कार मिले इनकी इन्होंने जो देश के लिए किया है उनको सबको देखते हुए ये सारे पदक इनको मिले हैं। अब इनकी कुछ शिक्षा से देख लेते हैं कि इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की। तो सबसे पहले इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो हुई देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल से। उसके बाद ये इतने तेज़ थे बचपन से ही पढ़ाई में या हर चीज़ में, इतने तेज़ थे कि इन्होंने एनडीए पास आउट हुए खड़कवासला से, एनडीए में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद आईएमए देहरादून से ये पास आउट हुए। उसके बाद स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, यानी कि एक बेस्ट कैडेट होते हैं उनको ये मिलता है आईएमए, जब आईएमए से पास आउट होते हैं। तो ये बेस्ट कैडेट थे अपने उस ग्रुप में, तो आईएमए बैच में। तो उसके बाद ये कमीशन किए गए। इनकी जो यूनिट थी ये भी 5/11 गोरखा रेजिमेंट। तो जो यूनिट इनके फादर की थी इनका भी कमीशन उसी यूनिट में हुआ, ये गोरखा रेजिमेंट के थे। और आपको पता है कि गोरखा लोग कितने बहादुर होते हैं। जो हमारे पूर्व जो फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, उन्होंने गोरखा के बारे में एक कहा था कि इफ़ ए मैन से ही इज़ नॉट अफ्रेड टू डाइंग, ही इज़ आइदर लाइंग और इज़ ए गोरखा। यानी कि अगर कोई आदमी कहता है कि वह मरने से नहीं डरता है, तो वो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। तो गोरखा की बहादुरी की आपने कहानियाँ सुनी होंगी। तो ये इनका जो यूनिट था वो गोरखा रेजिमेंट से ये संबंधित थे। अब इनकी कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं। उपलब्धियां तो बहुत हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके लिए लाया हूँ। जैसे आतंकवाद विरोधी अभियानों में निपुण, जितने भी जम्मू कश्मीर में जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था, तो उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। उस ऑपरेशन को इन्होंने ही लीड किया था। उसके बाद कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन की एक यूनिट का संचालन। देश के साथ साथ ही इनको बाहर यूएन ने जो यूएन की जो पीस आर्मी थी, इन्होंने कांगो भेजा था। कांगो आपको न्यूज़ में भी आप देखते होंगे कि कांगो एक डिस्टर्ब कंट्री है, यहाँ बहुत ज़्यादा आतंकवादी और इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो इनको वहाँ की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए भेजा था। आप देख रहे हैं इनकी काबिलियत ये कहाँ तक पहुँच चुके थे। उसके बाद म्यांमार, जो 2015 में जो म्यांमार में कुछ आतंकवादियों ने भारत के जो जवान थे उनको शहीद कर दिया था। तो म्यांमार में इन्होंने ही लीड किया था। 2015 में म्यांमार में इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी आतंकवादियों के खिलाफ। तो म्यांमार में भी इनका बड़ा रोल था म्यांमार स्ट्राइक में। उसके बाद 2017 का जो फेमस स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चीन के बीच, क्योंकि जो डोकलाम विवाद है, यहाँ पे भारतीय सेना का कंस्ट्रक्शन रोक दिया था चीन ने। तो उस समय भारत के सेना अध्यक्ष थे यही थे जनरल बिपिन रावत जी। जब ये बिपिन रावत जी सेनाध्यक्ष थे, उस समय चाइना एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मोड में था कि उनको इंडिया का पता है कि इंडिया हमेशा से ही एक पीस कीपिंग देश है। तो इन्होंने चाइनीज़ ने ये सोचा कि चाइना इस बार भी इंडिया पीछे हट जाएगा। लेकिन जनरल बिपिन रावत की उस समय ये लीडर थे, तो इन्होंने भारत को एक पावरफुल कंट्री के रूप में चाइना के सामने प्रेजेंट किया। सो फाइनली चाइना को पीछे हटना पड़ा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। उसके बाद इनकी दुर्घटना में आपको पता है कि ये इनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये उस क्रैश हेलीकॉप्टर की जो पिक है, तो ये आप देख सकते हैं बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण एक ट्रेजिडी थी इंडिया के लिए। सिर्फ 62 वर्ष की उम्र में ही इनका निधन हो गया। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद पे थे, सीडीएस के पद पे। तो ये इनका जो हेलीकॉप्टर था वो 8 दिसंबर 2021 को ये जो बंदीशोला एक जगह है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, वहाँ पे ये
ये जो एयरफोर्स का था MI-17 जो हेलीकॉप्टर था, एडवांस हेलीकॉप्टर है। ऐसा भी नहीं कि ये कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर है जो स्पेशली वीआईपी लोगों के लिए को ले जाने के लिए ये हेलीकॉप्टर यूज होता है। जैसे कि हेलीकॉप्टर की पिक है, ये है MI-17। रशिया से हमने इसको ख़रीदा था। एडवांस है, डबल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर है था। लेकिन उसके बाद भी, और इसमें जो पायलट थे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट थे एयरफोर्स के, उसके बाद भी ये फेल कर गया और ये नीचे ये क्रैश हो गया। तो इनकी दुर्भाग्यपूर्ण ये मृत्यु थी। उसके बाद ये एयरफोर्स का था एडवांस हेलीकॉप्टर। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर था, हमने रूस से ख़रीदा था। तो डबल इंजन था, उसके बाद भी ये क्रैश कर गया। ये जो हेलीकॉप्टर था उस समय सुलूर एयर बेस से ये उड़ान भरी इसने, और ये जा रहा था डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु में जा रहा था, जहाँ पे इनको वहाँ पे अपना लेक्चर देना था। तो वहाँ जाते वक्त इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें इनकी वाइफ के साथ साथ 14 और एयरफोर्स और आर्मी के जवान इसमें शहीद हो गए थे। तो ये देश के लिए बहुत ही एक डिजास्टर की तरह था। तो हमें, आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी तो आप कमेंट करें। अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इसमें वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में इतना ही। हमारा मकसद हमारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रोमिनेंट जो उत्तराखंड के स्पेशली जो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, उनके बारे में आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाएं। इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।